तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सिर्फ 3 दिनों में गौतम अडानी को जितना नुकसान हुआ है, करीब 6 लाख करोड़ का, कहते हैं कि अगर वो पैसा पाकिस्तान को दे दें तो 8 महीने तक, पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त हालत बहुत ख़राब है, वहाँ अनाज, खाने पीने की चीज़ें तक बहुत महंगी हैं, लोगों को मिल नहीं रहा है। तो 8 महीने तक तमाम लोग अच्छे से खा पी सकते हैं और 8 महीने तक पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता है ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े शहरों में बिजली नहीं है। तो ईंधन से लेके बाकी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, किसी भी कंट्री को जब वो इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होता है, अपने देश की करेंसी से काम नहीं चलता है। तो सिर्फ 3 दिनों में गौतम अडानी ने जितने पैसे गंवाए, 8 महीने तक पाकिस्तान उस पर सर्वाइव कर सकता था। 3 महीने में, मतलब 3 दिनों में जो कुछ हुआ अडानी के साथ, जिस तरीके से अब वो टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गए दुनिया के अमीर शख्स में। कहाँ भी 3 पर थे, फिर 8 पर, और अब 11वें नंबर पर पहुंच गए, जो आज की ताज़ा रिपोर्ट है। लेकिन आज ये मैं सेंसेक्स और बाकी चीज़ें और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी आपको कल डिटेल में बताई, आज ये सारी चीज़ें नहीं। ज़िंदगी में 2 ऐसे मौके आए थे जब गौतम अडानी ने बेहद करीब से मौत को देखा था, और कई बार अपने इंटरव्यू में इसका जिक्र भी कर चुके हैं। एक बार वो किडनैप हुए थे, और एक बार 2008 में जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। अजमल कसाब, आपको याद होगा, 10 टेररिस्ट जब आए थे, अलग अलग जगहों पे उन्होंने गोलियां चलाई, तो कुछ टेररिस्ट ताज होटल में भी घुसे थे, और वहाँ पर करीब एक छोटी सी एक अच्छी चीज़ हुई जिसकी वजह से गौतम अडानी सकुशल बाहिफाजत वहाँ से निकल गए, वरना कुछ भी हो सकता था। और पूरी रात उसी ताज में वो फंसे थे, उसकी भी कहानी। तो ये दोनों कहानियाँ आज आपके सामने हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों ने लिखा था, कुछ जानकारी चाहिए थी। गौतम अडानी का जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक जगह है, बहुत ही छोटी सी जगह है, जहाँ थराड़, तो ये एक थराड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। शांतिलाल पिता का नाम और शांताबेन माँ का नाम। एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म हुआ। कुल 7 भाई बहन गौतम अडानी। एक बड़े भाई इनके जो थे, उनका प्लास्टिक का कारखाना था। फिर शुरुआत में बिजनेस को फैलाने के लिए परिवार थराड़ से अहमदाबाद आ गया। स्कूल तक की पढ़ाई की गौतम अडानी ने, लेकिन फिर 16 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, और कॉलेज की बजाय उन्होंने कहा कि अब वो बिजनेस के रास्ते पर चलेंगे। तो इसी के बाद उन्होंने गुजरात छोड़ा, अहमदाबाद छोड़ा और मुंबई पहुंच गए। मुंबई में कुछ वक्त तक डायमंड का इन्होंने काम किया, हीरे का। करीब 1978 में वो मुंबई आए और वहाँ पे हीरे का कारोबार किया, लेकिन 3 साल तक ये कारोबार किया। फिर 1981 में वापस अहमदाबाद आ गए, और अहमदाबाद आने के बाद अपने जो भाई की प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, कारखाना था, उसके साथ लग गए और वहाँ काम करना शुरू कर दिया। फिर 1988 में 81 से आने के 7 साल के बाद जो कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसके धंधे में लग गए, और यहाँ से उन्होंने अपनी एक अडानी इंटरप्राइजेस शुरू की। इत्तेफाक से 91 में देश में आर्थिक पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी चेंज हुई, और उसके बाद गौतम अडानी को उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एक तरह से तरक्की करने लगे। 1995 सबसे इम्पॉर्टेंट था अडानी के लिए, जब मुंद्रा पोर्ट का ठेका, उस वक्त गुजरात सरकार ने तय किया था कि अब ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन होगा इसका, तो किसी प्राइवेट कंपनी को दी जाए। तो अडानी इंटरप्राइजेस को मिली, और ये मुंद्रा पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, यहीं से अडानी की किस्मत और ज़िंदगी दोनों बदल गई। इसके बाद देखते ही देखते अडानी IPO, फिर शेयर बाज़ार में गए, फिर लिस्टेड कंपनी हुई। इसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने बाकी देशों में अपना ये पोर्ट का और इन चीज़ों का धंधा शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिर माइंस में आए, फिर अलग अलग और जितनी भी चीज़ें थी, गैस, पावर, एयरपोर्ट, डिफेंस, आटा, चावल, दाल, सारे मतलब धंधे में उतर गए। और देखते ही देखते फिर 19 तक तो ठीक था, 19 के बाद अचानक फिर तेज़ी से जो सारी चीज़ें बढ़ी, 22 आते आते दुनिया के 3 टॉप रईस शख्स में
गौतम अडानी का नाम शामिल हो गया, देश के सबसे रईस शख्स बन गए। जो धीरू भाई अंबानी के बेटे, उनको पीछे छोड़ दिया, मुकेश अंबानी को, और दुनिया के टॉप अमीरों में भी अंबानी पीछे हो गए, अडानी आगे हो गए। अभी भी 3 नंबर से अब खिसक गए, 11 नंबर पर बेशक गौतम अडानी पहुँचे, लेकिन अंबानी जो है वो 12वें नंबर पर है। तो ये तो सब कुछ चलता रहा, सब आता रहा। लेकिन इसी दौरान में 98 जब गौतम अडानी का मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद बहुत पैसे आने लगे, बिजनेस को चमकने लगा और सब कुछ अब ठीक चल रहा था। तभी 1 जनवरी 1998 की तारीख आती, 1 जनवरी 1998। गौतम अडानी उस दिन अहमदाबाद में थे और उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम शांतिलाल पटेल है। तो ये दोनों अहमदाबाद की एक कर्णावती क्लब में बैठे हुए थे। कर्णावती क्लब से रात करीब 9 साढ़े 9 के दरमियान गौतम अडानी और शांतिलाल दोनों अपनी कार में निकलते हैं। एक ही कार में दोनों सवार थे। अब ये वहाँ से मोहम्मदपुर रोड की तरफ जा रहे थे। रात का वक्त था, अंधेरा था। मोहम्मदपुर रोड पर जब ये पहुँचते हैं तो अचानक एक स्कूटर इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। स्कूटर देखते हुए वो ब्रेक मारते हैं, गाड़ी रोकते हैं, स्कूटर आगे ही है। लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाते तभी अचानक इनकी गाड़ी के करीब एक वैन आकर रुकती है। उस वैन से कुछ लोग उतरते हैं, उनके हाथों में पिस्टल। वो गौतम अडानी और उनके दोस्त शांतिलाल पटेल को अब पिस्टल के निशाने पर उनकी गाड़ी से उतर कर कहते हैं उनकी वैन में बैठें। दोनों उतर कर उनकी वैन में बैठ जाते हैं। इसके बाद गाड़ी वहाँ से रवाना हो जाती है। गौतम अडानी किडनैप कर लिए गए थे, ये उनको थोड़ी देर के बाद पता चला। इसके बाद उनको किसी गुमनाम जगह पर ले जाया जाता है और इस वाक़े को याद कर गौतम अडानी कहते भी हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो 2-3 ऐसे हादसे हुए, उनमें से एक ये था। पूरी रात वो जागे रहे, पूरी रात किडनैपर्स के कब्ज़े में थे। और फिर कहते हैं कि किडनैपर्स ने करीब 15 से 20 करोड़ रुपए रैंसम मांगे इन दोनों की रिहाई के लिए। अभी तक किसी पुलिस में, कहीं पुलिस स्टेशन में इस किडनैपिंग की रिपोर्ट नहीं दिखाई गई थी और गौतम अडानी किडनैप हो चुके थे अपने दोस्त शांतिलाल पटेल के साथ। लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर फिर बाद में गौतम अडानी और उनके दोस्त शांतिलाल को किडनैपर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ना पुलिस में है, ना कभी कोई स्टेटमेंट आया, लेकिन कहा जाता है कि 15 करोड़ रुपए किडनैपर्स को दिए गए और उसके बाद ही अडानी और उनके दोस्त शांतिलाल पटेल को रिहा किया गया था। अब इसके बाद खैर फिर पुलिस में मामला दर्ज होता, जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो उसके बाद फिर ये खबरें मीडिया में आती हैं। जब मीडिया में आती है तो फिर एक सरखेज थाना है जो मोहम्मदपुर रोड जहाँ पर ये किडनैपिंग हुई थी, उसका ज्यूरिसडिक्शन यही था। तो जब अडानी लौट कर आते हैं उसके बाद रिपोर्ट लिखाई जाती है और अडानी भी ये रिपोर्ट लिखाते हैं। सरखेज थाने के उस वक्त एसआई थे आर.के. पटेल, उन्होंने ये एफआईआर लिखी। आर.के. पटेल ने एफआईआर लिखी और उसमें उन्होंने कुल 9 एक्यूज़ के नाम शामिल किए जिन्होंने गौतम अडानी और उनके दोस्त को किडनैप किया था। अडानी से पूछताछ करने के बाद और शांतिलाल पटेल से पूछताछ करने के बाद इसके बाद इनमें से 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। फिर एक 7वां भी अरेस्ट हुआ। इसके बाद पता चला कि इस पूरे जो खेल था किडनैपिंग का केस, ये किडनैपिंग के केस में अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान, जो कभी एक ज़माने में दाऊद के लिए काम करता था, फिर दाऊद से अलग हुआ, और उसका एक साथी भोगी लाल दर्जी, ये दोनों शामिल थे। इन्होंने प्लान किया था। फजलुर रहमान एक ज़माने में इंडिया का मोस्ट वांटेड था। किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, वसूली, ऐसे 90s के दशक में, 2000 में उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस थे। उम्र उस वक्त उसकी करीब 50-52 साल थी 98 में जब उसने किडनैपिंग की थी। बिहार का रहने वाला था फजलुर रहमान। फिर बाद में दुबई गया और इधर उधर भटकता रहा, फिर नेपाल में रहा। तो फजलुर रहमान और भोगी लाल दर्जी का मेन एक्यूज़ के तौर पर नाम आया और बाकी उसके साथ 6 और साथी थे। 6 को पकड़ लिया गया पर ये दोनों फरार थे। लेकिन फिर बाद में फजलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया नेपाल से 2006 में, और उसके बाद भोगी लाल दर्जी दुबई में भाग गया था
दुबई से इसको पकड़ा गया, फिर वहाँ से डिपोर्ट करके यहाँ लाया गया। आने के बाद अब चार्जशीट दाखिल हुई। इधर इन 6 लोगों को, जो इनके दोनों के साथी थे, उनको जो पकड़ा गया, उनके खिलाफ पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, तो अदालत ने उन 6 के 6 लोगों को बरी कर दिया। अब सिर्फ 2 अक्यूज़ बचे जिन्होंने गौतम अडानी को किडनैप किया था, और इन दोनों के नाम थे वही फजलुर रहमान और भोगी लाल दर्जी। अब इन दोनों को के ऊपर मुकदमा चला। 1998 का मामला था और 2006 में फजलुर रहमान पकड़ा गया नेपाल बॉर्डर से। 2012 में डिपोर्ट किया गया दोरजी दुबई से, लेकिन 98 से फिर 2018 आ गया, 20 साल बीत गए। अच्छा, फजलुर रहमान पे और भी बहुत सारे केस थे तो वो जेल में था, लेकिन जो दोरजी था, ये दोनों साबरमती जेल में थे। बाद में दोरजी भी जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन फजलुर रहमान जेल में ही रहा। 20 साल बाद 2018 में अहमदाबाद की एक कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके दोस्त शांतिलाल पटेल की किडनैपिंग पर अपना फैसला सुनाया, और फैसला ये था कि इन दोनों के खिलाफ ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि इन्होंने गौतम अडानी या उनके दोस्त को किडनैप किया था, और इस मामले में दोनों को बरी कर दिया जाता है। अब बड़ा हंगामा होता है कि इतने बड़े देश के अमीर शख्स और उसके केस में ऐसी लापरवाही क्यों। तो इसके ऊपर जब छानबीन की गई तो पता चला कि पुलिस ने, कोर्ट ने जब चार्जशीट दाखिल हुई, कई बार पूछताछ करने के बाद की गौतम अडानी से भी और उनके दोस्त से भी। 2 बार तो सम्मन भेजा गया गौतम अडानी को, लेकिन वो कोर्ट भी नहीं आए और न फिर पुलिस के पास गए, न उन्होंने गवाही दी, न सम्मन पे हाजिरी लगाई, न ही अक्यूज़ को पहचाना, उनकी शिनाख्त की। बस शुरू में एक FIR लिखाई, उसके बाद फिर कानूनी इन झगड़ों के बे में कभी पड़े ही नहीं। तो अदालत में पेश नहीं हुए, सम्मन देने के बावजूद गवाही दी नहीं। उन सब का ये हुआ कि कोई पुख्ता सबूत नहीं था, ना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ न दोरजी के ख़िलाफ़, और यही वजह है कि 2018 में इन दोनों को रिहा कर दिया गया। यानी गौतम अडानी का आज से 20 साल पहले जो किडनैप किया गया था 1 जनवरी 1998 को अहमदाबाद से, उसका कोई गुनहगार नहीं आज की तारीख़ में, कानूनी किताब में, कानूनी पन्नों में या अपने अदालत के फ़ैसलों में, क्योंकि दोनों ही रिहा हो चुके हैं, फजलुर रहमान भी और दोरजी भी। इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं। तो 98 में यह हादसा हुआ। करीब 10 साल बीत गए। इस हादसे के बारे में खुद गौतम अडानी कहा कि जब उनका किडनैप किया गया था तो उस पूरी रात वो बेचैन थे, परेशान थे, डर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अगले पल क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और पूरी रात इसी कश्मकश में बिताई। लेकिन फिर अगले दिन वो रिलीज़ कर दिए गए। हालांकि कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें क्यों छोड़ा गया, को इसमें कोई रैंसम दिया गया, पैसे दिए गए, न ये कानून के कहीं किताब में दर्ज है, न ही कभी किसी का इस बारे में बयान आया है। और जाहिर सी बात है कि जो किडनैपर हैं वो भी क्यों बोलेंगे। तो आज भी ये रहस्य है कि गौतम अडानी और उनके दोस्त को रिहाई जो मिली थी, क्या वो पैसे के बदले वो 15 करोड़ रुपए, हालांकि बात यही है कि 15 करोड़ रुपए के एवज़ में रिहाई मिली, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। तो पहला वाक़या हुआ था ये गौतम अडानी के साथ। इसके बाद 2008 आ गया, 10 साल बीत गया। 10 साल बीतने के बाद अब गौतम अडानी और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, उनकी कंपनी और भी ज़्यादा फल फूल रही थी। 26 नवंबर 2008, 26 नवंबर 2008, ये देश उस तारीख को कभी नहीं भूलेगा जब मुंबई में समंदर के रास्ते 10 टेररिस्ट 2 अलग अलग बोट में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब उतरते हैं। उसके बाद वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और फिर मुंबई के सीने पर अगले कई घंटों तक, बल्कि कई दिनों तक गोलियां बरसाते हैं। करीब 160 लोगों की मौत तो अकेले ताज में ही शायद हुई थी, ताज होटल के अंदर, जो कि हमारे एक तरह से गर्व और फ़ख्र की निशानी है ताज होटल। उसकी भी मैंने आपको कहानी सुनाई है कि ताज की पूरी कहानी क्या है। तो उसी 26 नवंबर 2008 की रात गौतम अडानी एक बार फिर मौत के मुंह तक जा पहुंचे थे। हुआ ये था कि उस रात जो दुबई के पोर्ट के CEO हैं मोहम्मद शरफ, वो मुंबई आए थे, बिजनेस मीटिंग थी। तो गौतम अडानी और मुंबई
दुबई पोर्ट के सीईओ के साथ, और उनके दोस्त भी हैं वो मोहम्मद शरफ, तो ये दोनों और बाकी इनकी टीम के मेंबर ताज होटल पहुंचे थे रात डिनर करने के लिए। ये ताज के वेदर क्राफ्ट रेस्तरां में बैठे हुए थे और वहीं डिनर कर रहे थे। रात करीब 8:30 बजे ये लोग पहुंचे थे। डिनर करने के बाद करीब करीब 10 बजे का वक्त होगा। गौतम अडानी ने खुद ही इंटरव्यू में कहा कि खाना ख़त्म करने के बाद वो बिल पे कर चुके थे। बिल पे करने के बाद अच्छा, उनका जो ड्राइवर और उनके साथ उस वक्त, अब वो इंसिडेंट के बाद, किडनैपिंग के बाद, अब उनकी सिक्योरिटी भी थी, उनके साथ कमांडो चला करते थे उनके अपने पर्सनल, वो सब ताज के बाहर खड़े थे। उनकी गाड़ी भी बाहर थी, गाड़ियों का पूरा काफिला था। तो रात 10 बजे के करीब खाना खाने के बाद गौतम अडानी ने बिल पे कर दिया और अब ये उठने लगे और अब होटल से निकलने था और उनको अलग अलग निकल जाना था। लेकिन जैसे ही उठे तभी जो सीईओ है दुबई पोर्ट के मोहम्मद शरफ और उनके साथ के कुछ और अफसर, उन्होंने कहा कि एक एक कप कॉफ़ी भी हो जाए, थोड़ी और बातचीत कर लेंगे। और ये उस वक्त तक मीटिंग में प्लान नहीं था। गौतम अडानी तैयार हो गए, उन्होंने कहा ठीक है कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद ये दोनों और इनके साथ के लोग अब कॉफ़ी पीने लगते हैं। हालांकि बिल देने के बाद गौतम अडानी को अब नीचे उतरकर और बाहर निकलना था गेट से। फर्स्ट फ्लोर पे थे इस वेदर क्राफ्ट रेस्तरां में। लेकिन अचानक कॉफ़ी पीने के लिए जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो रुके, और जैसे ही ये कॉफ़ी पीने के लिए रुके अचानक करीब 10 बज चुका था रात की, गौतम अडानी को फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, गोलियां चलने की। ये चूँकि टॉप पे थे, ऊपर, नीचे का मंजर साफ दिख रहा था। जो एंट्री थी ताज के बैक साइड की, क्योंकि आतंकवादी पिछले हिस्से से आए थे, वो बैक साइड की एंट्री गौतम अडानी के ठीक नज़रों के सामने थी। तो उन्होंने अचानक देखा कि कुछ लड़के कंधे पे बैग, हाथों में हथियार और गोली चला रहे हैं अंधाधुंध, और वहीं सामने एक तरफ स्विमिंग पूल था, उसी स्विमिंग पूल की तरफ वो गोलियां अंधाधुंध चला रहे। आंखों से उन्होंने देखा। उसके बाद अचानक तब तक ताज के जो स्टाफ थे ऊपर, वो सारे समझ गए कि आतंकवादी हमला हो चुका है। उन्होंने जितने भी गेस्ट थे उनको फ़ौरन वहाँ से किनारे करना शुरू किया, और फिर उसी जहाँ पे ये बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे रेस्तरां में, वहीं इनका किचन था। उस किचन के रास्ते इनको फिर वहाँ पे एक ताज का अपना चैम्बर हॉल है, उस चैम्बर हॉल में ले गए। करीब 100 लोग थे गौतम अडानी के साथ उस रेस्तरां में उस वक्त। अब वहाँ ले गए इन सबको, और इन सबको अब पता है कि ये टेररिस्ट अटैक हो चुका है। गौतम अडानी ने अपनी आंखों के सामने करीब 15 फीट दूर आतंकवादियों को गोली चलाते हुए देखा। बस बंदूक का रुख स्विमिंग पूल की तरफ था, और चूंकि ये हाइट पे थे, ऊपर थे, तो ये साफ देख रहे थे। टेररिस्ट इन लोगों को नहीं देख पाया। उसके बाद इन सबको चैम्बर हॉल में ले जाया गया। अब चैम्बर हॉल में इस वक्त तक पूरे देश में तमाम न्यूज़ चैनल पे खबरें आ रही थी। अब अडानी को समझ में आ गया कि हम लोग घिर चुके हैं। वो अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं, घर वालों को फ़ोन करने के बाद अपने ड्राइवर को फ़ोन करते हैं, अपने कमांडो को फ़ोन करते हैं, और तमाम जो 100 लोग थे उनका कहना है कि सभी को अब बस ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सभी प्रेयर करने लगे। गौतम अडानी ने भी कहा कि प्रेयर करें, ये खुद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर इन्हें भी लग रहा है कि आगे क्या होगा। उधर ताज के जो स्टाफ थे इन लोगों की पूरी सिक्योरिटी के लिए एकदम पूरा जितनी कोशिश हो सकती थी कर रहे थे। जिस जगह पे पहले इनको ले जा गया वहाँ काफ़ी सफोकेशन था, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे दम घुट जाएगा, तो उन्हें एक दूसरे चैम्बर हॉल में ले जाया गया, वहाँ खामोशी से रखा गया। अब इस दौरान भी खबर फैल चुकी थी, दिल्ली एनएसजी जो अपनी कमांडो है नेशनल गार्ड, उन तक खबर पहुंची। फिर ये हुआ कि मुंबई पुलिस से अकेले नहीं संभलेगा, क्योंकि अटैक कई जगह पे एक साथ हो गए थे। उधर ओबराय होटल में भी था, नरीमन हाउस में भी टेररिस्ट घुसे हुए थे, इधर ताज पे भी। तो फिर दिल्ली से कमांडो की टीम मुंबई रवाना की गई। वो बहुत लेट नाइट में पहुंचे, और इस दौरान करीब 10 घंटे तक गौतम अडानी अपने इसी दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ और उनके साथ अपने बाकी स्टाफ के साथ और करीब 100 और दूसरे लोग ताज के उस चैम्बर हॉल में पूरी रात बड़ी खामोशी और डर के साए के बीच में गुजारते हैं। सुबह करीब 7:45 पर कमांडो की टीम ताज होटल में, अब तक वो चारों तरफ पहुंच चुकी थी, उसके बाद वो इस चैम्बर हॉल में पहुंचते हैं, और बाकी तरफ से सब एहतियात बरतते हुए कि इधर कोई टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट को अब तक अलग अलग फ्लोर पे एक तरह से घेरे में लेने की कोशिश की जा रही थी। कमांडो की टीम आती है,
और इस चैम्बर हॉल में फंसे हुए तमाम लोगों को एक एक कर पीछे के रास्ते से, उसी रास्ते से जिस रास्ते से टेररिस्ट दाखिल हुए थे, अब उस रास्ते को साफ कर लिया गया था और उस पीछे के रास्ते से इन सबको एक एक कर निकाला जाता है। इसके बाद इन्हें पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है, उसमें गौतम अडानी भी थे, उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है, फिर वहाँ से निकाला जाता है। तब तक ये बात पता चल चुकी थी कि गौतम अडानी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, एक देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट। उसके बाद वहाँ से उनको निकालने के बाद फिर वो थोड़े सब नॉर्मल होते हैं। फिर गौतम अडानी के अपने जो सिक्योरिटी गार्ड कमांडो, उनकी गाड़ी पहुँचती है और वो वहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट पे उनका अपना चार्टर्ड प्लेन था, चूँकि वो रहते हैं अहमदाबाद में, उनका घर अहमदाबाद में ही है, बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आना जाना होता है। तो 27 नवंबर 2008 यानी कि अटैक के अगले दिन में वो फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट के अपने चार्टर्ड प्लेन से अहमदाबाद के लिए निकल पड़ते हैं और फिर अहमदाबाद पहुंचते हैं। अहमदाबाद में जाकर वो कहते हैं कि बस मैंने आज मौत को करीब 15 फीट की दूरी से देखा और पूरी रात किन हालात में कटे बता नहीं सकते। और साथ ही ये भी कि अगर उस रात डिनर करने के बाद जब बिल पे कर दिया था और मैं नीचे की तरफ चल पड़ता तो शायद कुछ भी हो सकता था, हम में से कोई बचता भी नहीं, क्योंकि उसी रास्ते से टेररिस्ट ठीक उसी वक्त गोलियां बरसाते हुए दाखिल हुए थे होटल के अंदर। तो उस कॉफ़ी पीने की वजह से इन लोगों की जान बच गई, क्योंकि ये ऊपर रुक गए। कॉफ़ी ना पीते तो शायद नीचे आ जाते। तो ये दो ऐसे हादसे हैं जो गौतम अडानी ने कहा है कि उनकी ज़िंदगी में एक बुरी याद की तरह है, और इन दोनों ही बार ऊपर वाले ने उन्हें बचा लिया। तो फिलहाल इस नए साल में यानी कि 2023 में, ख़ासतौर पर जनवरी के बाद से एक तीसरी तरह से अब अडानी ग्रुप और गौतम अडानी के लिए मुश्किलों भरा अभी दौर गुजर रहा है, क्योंकि एक हिंडरबर्ग की रिपोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर करीब 6 लाख करोड़ रुपए की उनकी जो पूरा एक नुकसान करा बैठा। और आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। तो ये थी गौतम अडानी की किडनैपिंग की कहानी और ताज में उस रात उनके फंसे होने की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज विशाल कुमार, चंडीगढ़ से इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विशाल एंड ऑल द बेस्ट। अमित राज, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अमित, और राहुल यादव ने भेजा है। साथ ही जयश्री एंड बीभा रंजन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, और इत्तेफाक देखिए दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है, एक ही साथ होता है, और वो है आज यानी कि 31 जनवरी। तो जयश्री जी और बीभा रंजन जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और ये उदय सिंह ने भेजा है उड़ीसा से। साथ ही अल्तमश बेग, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अल्तमश। और तबस्सुम जी के ये शौहर हैं, पति हैं, हस्बैंड हैं, और साथ ही आयशा इनकी बिटिया हैं, मुंबई में रहते हैं। इसके अलावा नोरा घिमिरे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नोरा। और ये प्रज्वाल घिमिरे ने भेजा, उनकी बिटिया है। साथ ही भाग्यश्री भदुल्क, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भाग्यश्री। और ताराचंद ने भेजा है। इसके अलावा दुर्गा देव बर्मन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दुर्गा देव बर्मन जी। और टेंजिन गावा खांगसर ने भेजा है। दिवेश पांडे का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिवेश। और ये श्याम सुंदर पाठक साहब ने भेजा है। इसके अलावा सुजल पांडे का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुजल। और साथ ही प्रवीण राज, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। अनुज पटेरिया, आसिफ निज़ाम अंसारी, थैंक यू सो मच। और उर्मी सिंह, थैंक यू सो मच उर्मी, आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा। तो और इसके अलावा हाँ, रेखा अरसे और मनीष अरसे, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।